हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ स्विच ऑन योर वीडियोस और उसकी ज़रा धुनाई करनी है, बातें सुनानी है। ये कौन है? मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आपके? सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? आपके आपके बाल माशाल्लाह दिन पे दिन जो है वो बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। वेरी गुड बेटा। मैं खाली थैंक यू लॉकडाउन से सर। लॉकडाउन से पाल मुदब्बिर, एक मिनट ज़रा बेटा, तुम ज़रा होल्ड करना, इसकी मैं ज़रा क्लास लेता हूँ। मुदब्बिर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुदब्बिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुमने क्या तरीका सीख रखा है? आते हो और भाग जाते हो, तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? पहले अब्बा को पता नहीं है ये बात तुम्हारी है ऐसे ही है। नहीं सर। हाँ, ऐसे ही है बेटा। तुम आए, पिछली क्लास में आए, बस आपने चेहरा मुबारक दिखाया और भाग गया। ऐसा ना करो बेटा। अरे उस दिन वो नेट का मसला हो गया था। हाँ, रहने दे बिल्कुल। राइट का मसला होने वाला है, ये होने वाला है। सारे मसले जो है ना वो चलते ही चले आते हैं। अच्छा भाई, अब आप जो है ना, अब क्लास में मेरे ख्याल में 40 मिनट की क्लास है, तो बराए करम सुकून के साथ। और वो आपने नोट्स वोट्स लेके बैठे हुए हैं आप बेटा? यार हिस्ट्री के? हाँ, वो सामने रखिए। ठीक है जी। तो बेटा प्लीज़, वैसे ही इतने हमारा टाइम आपको पता है किस मामला में। अब तो माशाल्लाह आपने बेटा पेपर देना है, तो थोड़ा सीरियसली हाई सीरियस नोट्स पे बेटा काम करना शुरू कर दो। ठीक है? और ये ऐसा ना हो कि बेटा फिर ये भी टाइम निकल जाए और फिर तुम्हें पता है सितंबर में अगर इंशाल्लाह स्कूल खुलते हैं तो बेटा हमारे पास ये चीज़ों को ज़ाहिर है मैं तो करवा चुका हूँ। रिवाइज तो मैं करवाऊँगा, लेकिन बाद में करवाऊँगा। ये देखो हाजिक को माशाल्लाह क्या जो है वो क्या हाई अलर्ट बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ओके, तो मुदब्बिर आप वादा करें आप भागेंगे नहीं, ऐसे ही मुदब्बिर भाई? इंशाल्लाह बोलें हैं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। और कौन लोग हैं जो अपनी फेस दिखाने के लिए तैयार नहीं है? और चले जी। अच्छा मुदब्बिर, मुझे बताओ बेटा, लास्ट टाइम हम क्या नहीं, आप तो भाग गए थे। हाजिर एक ऐसा बच्चा है जो माशाल्लाह शुरू से आखिर तक बैठा रहता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी सबसे पहले भी आता ही है। तो हाजिर आप मुझे बताएं, हमने लास्ट टाइम कहाँ पे बेटा लास्ट हमारा टॉपिक, वेयर वी एंडेड दैट टॉपिक? एनी आइडिया हाजिर? वर्ल्ड वॉर तक, वर्ल्ड वॉर के बाद। वर्ल्ड वॉर वन एंड इंडिया हो गया था। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी बेटा, है भाई? मोहम्मद अली जो है वो बताने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद अली आप बताएं मुझे। सर खिलाफत मूवमेंट फेल्ड होता है ना, आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम वहाँ से शुरू करेंगे। खिलाफत मूवमेंट के फेलियर बताने आज हैं, ऐसे ही है बेटा? चलो ठीक है। यस सर। वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट फाउंडेड और वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट फेल्ड बेटा? तो तहम्मुल के साथ, मुदब्बिर ने वैसे भी जनाब लेटरिंग की तैयारी कर ली है। मुदब्बिर हाई अलर्ट ना हो। ओके, दैट्स अ गुड बॉय बेटा। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं जी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा बेटा। मोहम्मद अली भाई
सुनते जाइएगा बेटा। और हम जनाब वर्ल्ड वॉर 1 तो हमने कर लिया था, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडिया भी कर लिया था, लेकिन मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा वो शुरू की स्लाइड्स, ठीक है। और मैं फिर उस टॉपिक पे आ जाऊँगा ताकि आप जो माशाल्लाह इतनी चीज़ें आपके जहन में हैं। अच्छा जी, नाउ एक मिनट बेटा रुकिएगा। नाउ शेयरिंग द स्क्रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये मैं जो बार बार तुम्हें बता रहा हूँ ना, वर्ल्ड वॉर को अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हें बेटा फिर खिलाफत मूवमेंट भी समझ में नहीं आएगी, और तुम्हें मॉन्टेक ऑक्सफोर्ड रिफॉर्म भी समझ में नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, उसको इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करवाया गया था, ठीक है। किसी ने चैटिंग की है, सर आपने काम भी दिया था, ठीक है बिल्कुल सही, भी काम भी दिया था, अभी चेक करता हूँ इसको काम दिया था। चले जी चले जी, आई होप द स्क्रीन बीइंग शेयर्ड विद यू। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन 1914 1918, इसका एंड हुआ तकरीबन 5 साल। ये वर्ल्ड वॉर 1 उर्दू में जंग अजीम अव्वल कहते हैं जी। नाउ ऑन वन साइड वी हैव अलाइज, या अलाइड पावर, जिसको लीड कर रहा था द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट ब्रिटेन, और उसका साथ दे रहे थे फ्रांस, रशिया, जापान, बेल्जियम, यूएसए। एंड दिस you can see the purple color shows the allied forces बेटा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ठीक है जी, रशिया, then you can see this Romania, Siberia, Greece, Italy, they are on one side, they are known as allied forces, and they were fighting against the central powers. The central powers were Austria Hungary Empire, Germany Empire, and Turkish Ottoman Empire, this belt of dark yellow color. And those countries who were neutral, they won't take part in World War I. Norway, Sweden, Denmark, Netherlands, Switzerland, Spain, they remain neutral, as well as Albania. एक चीज़ बता दूं for your general information बेटा, यूरोप में 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं। टर्की तो ये कि 60% यूरोप में, ठीक है, रेस्ट ऑफ देम इन एशिया, और अल्बानिया और एक कंट्री है बॉस्निया, ठीक है। ये 2 कंट्री मुस्लिम कंट्रीज हैं, अदरवाइज पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी है बेटा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन, अ नॉलेज। अल्बानिया, बॉस्निया, ओके, दीज आर द 2 countries of Europe which are what बेटा, they are the Muslim countries। आगे चलते हैं बेटा। World War 1, this is the world power at that time। यानी इमेजिन करो सर, ग्रेट ब्रिटेन जो था दैट वाज, अच्छा जी, ग्रेट ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड सुपर पावर था, इवन यूएसए से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और आप ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी सब कॉन्टिनेंट में था सबसे बड़ा इनका एम्पायर। फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी, और इवन ये आपका मलेशिया, सब जगह फैले हुए थे बेटा। So major allied powers: British Empire, France, Russia, Serbia, Belgium, United States, and major central powers: Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and Turkish Ottoman Empire, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। 8 steps that lead to World War I, and what happened, जिसकी वजह से World War I स्टार्ट हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी का किंग या आर्क ड्यूक फ्रांसिस, along with his wife, he paid an official visit to Serbia, and वहाँ पर among the public he was killed by a Serbian nationalist। उसकी बीवी को और उस किंग को मार दिया गया। तो बेटा ऑस्ट्रिया ने, जहाँ का वो किंग था, आर्क ड्यूक था, they declared war on Serbia। सर्बिया को सपोर्ट, और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। रशिया ने बोला हम सर्बिया को सपोर्ट करेंगे। जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया, जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। और तुमने जो जहन में रखना है पॉइंट 7 और 8 रखना है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। टर्किश ऑटोमन एम्पायर जो था अलाइड विद जर्मनी, वो जर्मनी के साथ मिलके, यानी टर्किश ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी वर वन फोर्स एंड दे फॉट अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन। ये पॉइंट 7 और 8 पे फोकस करना है। आगे चलिए, लुक एट दीज 2 पिक्चर्स। सुल्तान मोहम्मद V मीटिंग विद जर्मन्स,
and they made a combined force to fight against the British, and that is the flag of German army, that is a flag of Turkish Ottoman Empire. Now टर्किश ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया क्या थी बेटा? खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत का कॉन्सेप्ट बेटा हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में कब आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद खिलाफत का कॉन्सेप्ट आया और सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। तो बेटा हमारे यहाँ मुसलमानों में मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, उम्मत का कॉन्सेप्ट है। हम सब उम्मती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो बेटा यूँ समझो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, जब आप इस दुनिया से चले गए तो बेटा इस उम्मत के देखना था, टेक केयर करना था, तो बेटा उसका खिलाफत का कॉन्सेप्ट बना। और ये खिलाफत बेटा जहाँ जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में थे, रूल कर रहे थे, वहाँ खिलाफत का निज़ाम राइज था। तो बेटा मुसलमानों में यूँ समझो बेटा खुलफाए राशिदीन, वो जो 4 खलीफा थे रज़ी अल्लाह तआला अजमईन, उसके बाद जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट बना वो 1299 में बना बाय उस्मान I बेटा। और वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर टू रूल द बॉर्डर्स ऑफ द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी बेटा एक ऐसा समंदर है जिसको 3 कॉन्टिनेंट जो है वो उसके बीच में बेटा, 3 कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका बेटा। तो जो इसके बॉर्डर्स पे रूल करेगा समझो वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में बैठा हुआ है। और यूँ समझो ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मीन स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, पावर है उसके पास बेटा। तो बेटा कैपिटल इसका कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका नया नाम इस्तांबुल है, बुर्सा, सोगेत, इद्रेन, और ये अब बेटा टर्की का हिस्सा है। तो जो खिलाफत बनी थी जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं बेटा, ये बेसिकली टर्किश ने जनाब इस्टेब्लिश की थी। और कॉन्स्टेंटिनोपल जिसका नया नाम इस्तांबुल है, ये हेडक्वार्टर्स थे बेटा खिलाफत उस्मानिया के। और जो इसका हेड है उसको हम कैलिफ बोलते थे, खलीफा बोलते थे, और सुल्तान। और बेटा ये लग रहा है मोहम्मद लिखा है लेकिन ये असल में मोहम्मद वर्ड है। टर्किश लैंग्वेज में मोहम्मद को वो इस तरह लिखते हैं बेटा। तो दिस सुल्तान मोहम्मद V इज दैट बेटा खलीफा और सुल्तान, कि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई ही वॉज द सुल्तान। और बेटा जब खिलाफत एबॉलिश हुई, ख़त्म हुई, तो दिस वॉज सुल्तान मोहम्मद VI बेटा। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद VI। तो बेटा ये टर्किश ऑटोमन एम्पायर जो 1299 में बनी थी, इस्टेब्लिश हुई थी और बहुत बड़े एरिया पे रूल किया था, बिल आखिर बेटा 1924 में ये टर्किश ऑटोमन एम्पायर ख़त्म कर दी जाती है, कैलिफेट ख़त्म कर दी जाती है, खलीफा को यानी सुल्तान मोहम्मद VI को एग्ज़ाइल कर दिया जाता है। और ये करने वाला शख्स कौन था? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क बेटा। ये मैप आपको अगला दिखाएगा कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी बेटा। ईस्टर्न यूरोप, दिस होल वॉज द पार्ट ऑफ टर्किश ऑटोमन एम्पायर। ये रशियन जो पार्ट थे ये भी टर्किश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। और बेटा ये मिडिल ईस्ट यानी अरब कंट्रीज, ये नॉर्थ अफ्रीका, इमेजिन करो मेडिटेरियन सी के साथ जितने भी कंट्रीज थे वो टर्किश ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। और बेटा याद रखना, चूँकि खिलाफत का निज़ाम था और खलीफा का मेन काम, कैलिफ का मेन काम टू प्रोटेक्ट द होली प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम्स। और आपको पता है हमारी सबसे ज़्यादा सैक्रेड होली प्लेस कौन सी है बेटा? मक्का एंड मदीना। तो मक्का, मदीना, सीरिया, यरूशलेम जो कि अब इसराइल के पास है बेटा, जहाँ हमारे मस्जिद अक्सा है, ये सब टर्किश ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में था। तो बेटा दे रूल ऑलमोस्ट 600 ईयर्स। और एट सिट्स पीक पर बेटा एनातोलिया, ये जनाब ये हम कह सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एनातोलिया जो है ये जनाब अब टर्की के पास ही, ये रशियंस ये यहाँ पर था। ईस्टर्न यूरोप ये सारा का सारा, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, एंड दे रूल ऑलमोस्ट 600 ईयर्स बेटा। मॉडर्न टर्की में बेटा ये सारे रीजन शामिल नहीं है। मॉडर्न टर्की सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। इसका ऑलमोस्ट 60% यूरोप में है और बेटा 40% जो है दैट इज़ इन एशिया। ठीक है, तो बेटा ये कहते हैं मॉडर्न टर्की वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर
उसको रिपब्लिक बनाया गया, खिलाफत को ख़त्म किया गया। और वो शख्स कौन था? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसने ये काम किया था 1924 में बेटा। दिस टू पिक्चर्स ऑफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ही वॉज बेसिकली बॉर्न, ऑब्वियसली ये बेटा खिलाफत जो फोर्स थी उसका ये एक जर्नल था, एक ऑफिसर था। जर्नल एक बड़ी पोस्ट होती है बेटा। एंड ही वॉज द वन हु अबॉलिश खिलाफत। और यूँ समझिए कि 1881 में ही वॉज बॉर्न, 1938 ही पास्ड अवे, हीरो ऑफ द गैलीपोली बैटल्स फील्ड्स इन द वर्ल्ड वॉर वन। ये वो एरियाज़ हैं जो दोबारा इसने हासिल किए और बेटा टर्की में उसको शामिल किया। अतातुर्क, द फादर ऑफ तुर्क बेटा। अता कहते हैं तुर्की ज़बान में बाप को। इज़ द स्टार्टर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एस्टेब्लिशर ऑफ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ टर्किश रिपब्लिक, फादर ऑफ द तुर्क बेटा। लेकिन बेटा बस जो सबसे बड़ा फॉल्ट था, इन्होंने बेटा खिलाफत को ख़त्म किया, खलीफा को एग्जाइल किया, और बेटा हमारा मज़हब इस्लाम जो था बोला बस ये तुम्हारा एक पर्सनल मैटर है, इसको गवर्नमेंट लेवल पे लाने की ज़रूरत नहीं। तो ही मेक अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, नॉन रिलीजियस स्टेट। सेकुलर कहते हैं नॉन रिलीजियस स्टेट, जहाँ पे बोला जी मॉडर्नाइजेशन होगी, लिबरेशन होगी, और बेटा इस्लाम, रिमूवल ऑफ इस्लाम फ्रॉम पब्लिक लाइफ, लीविंग इट ओनली टू द पर्सनल प्राइवेट रूलिंग बेटा। ठीक है, चले जी 9:30, चले बेटा 9:30 पे आपसे कराना पड़ेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं बेटा। अब हमने ये देखना है बेटा वर्ल्ड वॉर वन एंड इंडिया। अब कैसा इंडिया इस्तेमाल हुआ बेटा इन द वर्ल्ड वॉर वन, और तुमने इसी लिंक को सीखना है बेटा। तो बेटा इंडिया वॉज यूज्ड, ऑब्वियसली यूज्ड बाय द रूलर्स ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश थे। और मैंने अभी आपको बताया था इंडिया वॉज द बिगेस्ट बिगेस्ट ब्रिटिश कॉलोनी। ब्रिटिश एम्पायर में सबसे बड़ी कॉलोनी या सबसे बड़ा मुल्क इंडिया था। ठीक है, उस वक्त इंडिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सभी शामिल था। यू कैन सी दिस सर्कल। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, इन सब पे भी ब्रिटिश रूल कर रहा था। ये सब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। इसीलिए ब्रिटिश को सबसे बिगेस्ट वर्ल्ड पावर या सुपर पावर माना जाता था। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना बेटा। वर्ल्ड वॉर वन में बेटा जीत उसकी थी जिसके पास सबसे ज़्यादा फौजी थे। और ब्रिटिश एज अ रूलर, इन्होंने यहाँ ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया बनाई थी। और बेटा उस आर्मी का जो कॉन्सेप्ट था कि सारे ऑफिसर ब्रिटिश थे, और बेटा वो इंडियंस को रिक्रूट करते थे एज अ सिपाही, यानी आम सा एक फौजी। लेकिन दीज इंडियन सोल्जर्स दैट फॉट फॉर द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश के नाम पे लड़े भी। और व्हाट ब्रिटिश फाउंड दैट दीज आर ब्रेव इंडियन सोल्जर्स, दे आर लॉयल, और बेटा लॉयल भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, ब्रेव भी हैं, और ब्रिटिश ने इनको अपने लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिश यूज देम टू गेन कंट्रोल ऑल ऑफ द इंडिया, fought against other Indians and in WW1 बेटा। तो यूँ समझो बेटा वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश ने प्लान कर लिया था कि वो सबसे ज़्यादा फौजी सिपाही अपॉइंट करेंगे इंडिया से, क्योंकि इट वॉज मोस्टली पॉपुलेटेड। और बेटा इन सिपाही में जो इंडियन मुस्लिम थे वो ज़्यादा लॉयल भी थे, ब्रेव भी थे। और ब्रिटिश ने ये भी प्लान किया था कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो जनाब अपॉइंट करेंगे इंडियन सोल्जर्स, मुस्लिम सोल्जर्स को। अबाउट 1/3 ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑल्सो फॉट फॉर द ब्रिटिश। तो बेटा 15 लाख सोल्जर्स अपॉइंट किए थे, सबसे ज़्यादा। तुम देखो इन सबसे कंपेयर करो, सबसे ज़्यादा सोल्जर्स इन्होंने इंडिया से उठाए थे, और ये सोल्जर्स इनके नाम पे लड़े थे और इनको वर्ल्ड वॉर वन में सक्सेस दिलाई थी। चले साहब, ये इन्होंने एक इंडियन WW1 रिक्रूटमेंट पोस्टर निकाला। ज़ाहिर है इंडियंस को ऐसा नहीं कि मुफ्त में वो अपॉइंट करने लगे थे, उनको जनाब लालच दी गई कि हम तुम्हें अच्छी वेजेस देंगे, ठीक है, और ये रुपए, ये बंदूक, ये वर्दी कौन लेगा? वही जो फ़ौज में फ़ौरन भर्ती होगा। और ये फ़ौजी जो हैं ये ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करेंगे और उनके नाम पर लड़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन में। तो ब्रिटिश का मोटिव ये था कि हम इनको पैसे की लालच देंगे, ये फ़ौरन
जनाब हमारी आर्मी को ज्वाइन करेंगे और हम खुद नहीं फ्रंट पे लड़ेंगे, फ्रंट पे इनको लड़वाएंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ने ऐलान किया, लेकिन बेटा इस ऐलान के बाद ब्रिटिश को बहुत मायूसी हुई। हाउ कम? The British, the rulers of India during WW1 announced to recruit thousands of Indian soldiers to join British Army and to fight for them in WW1. तो जो रिक्रूट करेंगे ऐसा नहीं मुफ्त में, अच्छे पैसों पर रिक्रूट करेंगे, अच्छे पैसे देंगे। ओके। The Indian Muslim refused to join British Army because they were fighting against Turkish Ottoman Empire. Turkish Ottoman Empire, इंडिया के मुसलमानों ने इसलिए मना किया ब्रिटिश आर्मी को कि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट टर्किश ऑटोमन एम्पायर। टर्किश ऑटोमन एम्पायर, अभी मैंने आपको बताया, द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हाईली रिगार्ड, दे रिस्पेक्ट द खलीफा एज वेल एज द खिलाफत, और मुसलमान उसको कहते थे कि हमारी एक बहुत बड़ी ऑनर है रिलीजियसली, और वी विल नॉट फाइट अगेंस्ट द टर्किश ऑटोमन एम्पायर। द हिंदू ऑल्सो रिफ्यूज टू जॉइन ब्रिटिश आर्मी ड्यू टू द रिलीजियस फैक्टर ऑफ मदर इंडिया, और ये इनका एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। A great matter of concern for BGI means British government India regarding to Indian refusal to British Army. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 अबाउट टू स्टार्ट एंड दे हैव ऑलरेडी प्लान कि लाखों फौजी अपॉइंट करेंगे। तब इनको पता था कि ये सोल्जर्स इनके लिए लड़ेंगे और इनको सक्सेस दिलाएंगे। अब ब्रिटिश ने अपना लाइन ऑफ एक्शन चेंज किया, और उस लाइन ऑफ एक्शन को ऐसा चेंज किया कि इन्होंने तकरीबन 15 लाख 1.5 मिलियन सोल्जर्स इंडिया से रिक्रूट किए, और वो इनके नाम पे लड़े और इनको सक्सेस दिलाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया डिड सम promises with Indians before WW1 for the joining of British Army. Promise number 1, self-rule for Indians after WW1. इंडिया को सेल्फ रूल मीन्स समझो आज़ाद कर दिया जाएगा, सेल्फ रूल दे दिया जाएगा WW1 के बाद। बहुत बड़ा प्रॉमिस था जो कि उन्होंने पूरा नहीं किया था, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा वादा था। दूसरा और तीसरा वादा मुसलमानों के साथ बोला जी, इंडियन मुस्लिम सोल्जर जो इन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम सबसे बड़ी क्वांटिटी में मुस्लिम सोल्जर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है जी। बोला जी दे विल फाइट अगेंस्ट जर्मन्स एंड ऑस्ट्रिया। देखो हमने मना क्यों किया था, टर्किश ऑटोमन एम्पायर, ज़ाहिर हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो मुसलमान है, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो बोला मुस्लिम सोल्जर जो हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने जर्मन्स और ऑस्ट्रियन के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया था, बोला मुस्लिम सोल्जर्स जो हैं वो जर्मन और ऑस्ट्रियन के अगेंस्ट लड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट मुस्लिम, और मुसलमानों को उनसे लड़ने में कोई मुश्किल नहीं थी। तीसरा वादा भी क्योंकि देखो ना मुसलमानों ने मना क्यों किया था कि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट टर्किश ऑटोमन एम्पायर, तो ब्रिटिश ने इंश्योर किया इन केस ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री इन WW1 टर्किश ऑटोमन एम्पायर विल नॉट बी डिवाइडेड, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। तोड़ने से मुराद टर्की के अलावा जो भी नॉन टर्किश पार्ट है, दे विल नॉट बी ब्रोकन, दे विल नॉट बी डिवाइडेड, एंड खलीफा सुल्तान विल नॉट बी रिमूव, और खलीफा और सुल्तान को उसकी जगह से नहीं हटाया जाएगा। ये बहुत बड़ा वादा था जो किया किसने बेटा, जनाब ब्रिटिश ने किया, ठीक है, कि हम टर्किश ऑटोमन एम्पायर को नहीं तोड़ेंगे, और ये वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया था, ठीक है, और खलीफा और सुल्तान विल नॉट बी रिमूव। और आखिरी वादा हिंदूज के साथ किया, हिंदूज विल बी गिवन द रिमेन्स ऑफ वॉर, हिंदूज को रिमेन्स ऑफ वॉर, जिसको उर्दू में अरबी में माले गनीमत कहते हैं, जो दुश्मन अपना सामान छोड़ के भाग जाता है, ये हिंदूज को दे दिया जाएगा। तो बेटा इन 4 वादों के बाद ब्रिटिश was successful to recruit almost 15 lakh soldiers in British Army. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, ब्रिटिश के लिए लड़े, फ्रंट पे यही थे बेटा, ब्रिटिश तो पीछे से बैठा ऑर्डर जनाब दे रहा था, फ्रांस के भी थे सोल्जर, रशियन भी थे, लेकिन फ्रंट पे जो लड़ रहे थे वो बेटा इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किए हुए थे। और बेटा इन 15 लाख सोल्जर्स ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी का लार्जेस्ट पार्ट थे, दे गेन सक्सेस फॉर द ब्रिटिश।
और कहते हैं ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि अगर ये 15 लाख इंडियन सोल्जर ना होते तो हम कभी भी वर्ल्ड वॉर 1 नहीं जीत सकते। तो बेटा दे गेन सक्सेस। तो ये सिर्फ ब्रिटिश की विक्ट्री नहीं थी, फ्रांस की थी, यूएसए की थी, रशिया की थी, ठीक है, बेल्जियम की थी। लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिश ने इसका क्रेडिट इसलिए लिया कि दे वर लीडिंग, दे वर द लीडर्स, सुपर पावर थे। तो बेटा ये वर्ल्ड वॉर 1 का रिजल्ट क्या आया बेटा? रिजल्ट ये था कि ब्रिटिश वर द विक्टर्स। तो अब होता क्या बेटा, जो जीत जाता है, आई रिपीट, जो जीत जाता है वो जनाब क्या करता है, हारने वाले के लिए सजाएं सुनाता है। तो रिजल्ट नंबर 1, Treaty of Versailles. Versailles, it's a small, I think, town in Italy. और वहाँ पे ये Treaty of Versailles साइन हुआ और जर्मनी की पनिशमेंट सुनाई गई। पनिशमेंट क्या थी बेटा? जर्मनी की जो आर्मी है, the army was restricted to only 100,000 men and other restriction also taken effect बेटा। Germany का lost 13% of its land in the treaty, including 12% of its population बेटा। यूँ समझो जर्मनी जो फ्रांस और यानी बहुत फैला हुआ कंट्री था उसको पनिश किया, ठीक है, और जर्मनी का लैंड साइज, ज़मीन का हिस्सा छोटा कर दिया गया बेटा, ठीक है जी। दूसरी सज़ा ये सुनाई गई, उसकी आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली 100,000 मैन, और उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, मिलिट्री सैंक्शंस लगाई, और बेटा इतना बुरा हाल कर दिया जर्मनी का कि जर्मनी बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और इसमें पेश कौन था बेटा? ब्रिटिश था, ठीक है, इसमें पेश ब्रिटिश था। तो उन पे इन्होंने मिलिट्री सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, सोशल सैंक्शंस, इवन रिलीजियस सैंक्शंस लगाए, पाबंदियां लगाई, और इवन जर्मनी का जो द लैंड साइज था उसको भी छोटा कर दिया। और यूँ समझो दैट वाज ग्रेटली पनिश्ड बाय द ब्रिटिश, और जर्मनी को सज़ा मिली। जर्मनी को तो सज़ा मिल गई, ऑस्ट्रिया को भी सज़ा मिल गई। अब और सज़ा किसको सुनानी थी बेटा? वो सज़ा सुनानी थी टर्किश ऑटोमन एम्पायर। फ्रांस और रशिया ने ब्रिटिश पे प्रेशर डाला कि तुमने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को तो सज़ा सुना दी, तुम टर्किश ऑटोमन एम्पायर को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि टर्किश ऑटोमन एम्पायर ने साथ दिया था जर्मनी और ऑस्ट्रिया का। अच्छा, ब्रिटिश जो था वो थोड़ा रिलक्टेंट था, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया कुछ वादे कर चुकी थी, लेकिन बेटा उन्होंने वादे को साइड पे रखा और बेटा ट्रीटी ऑफ सेवियर्स 1920 ये सुना दी बेटा। और ट्रीटी ऑफ सेवियर्स क्या थी कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर विल बी लिमिटेड ओनली इन टर्की, और जो नॉन टर्किश पार्ट है जैसे मिडिल ईस्ट है, ईस्टर्न यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका है, वो ब्रिटेन, फ्रांस और शायद बेल्जियम, ये सब आपस में डिवाइड कर लेंगे। यानी सिंपल इज दैट, वो वादा जो ब्रिटिश ने किया था कि वो टर्किश ऑटोमन एम्पायर को तोड़ेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, वो ये सब काम करने जा रहे थे कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर विल बी लिमिटेड ओनली इन टर्की, ठीक है जी, और जो नॉन टर्किश पार्ट है वो फ्रांस और शायद ग्रेट ब्रिटेन जो है वो आपस में डिवाइड कर लेगा। तो बेटा इस ट्रीटी को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने बोला मैं नहीं मानता, और उसने क्या किया, अपनी एक फोर्स बनाई। ये देखो, ये है ट्रीटी ऑफ सेवियर्स बेटा, ये ब्रिटिश मैंडेट था, ये इराक, ये जॉर्डन, ठीक है, और ये जो येलो कलर है ये सब फ्रांस के पास चले गए, ठीक है जी। अब देखो तो ये ट्रीटी ऑफ सेवियर्स है बेटा। टर्की लॉस ऑफ द ऑटोमन लैंड्स इन द मिडिल ईस्ट, यानी अरब कंट्रीज इनके हाथ से निकल गए थे, which became the mandates colonies of the British and France बेटा, ठीक है जी। A new state Armenia, ये एक आर्मीनिया नया स्टेट बनाया गया जो रशिया का हिस्सा था बेटा, was created in the western Turkey, and Greece and Syria were given the Turkish territory Anatolia। ये एनातोलिया देखो ये है बेटा, ये किसको दे दिया गया? ये ग्रीस, और ग्रीस के बाद सीरिया को दे दिया गया। यानी जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर को सिर्फ इस एरिया तक लिमिटेड कर दिया। ये जो ब्राउन कलर का आपको टर्की दिख रहा है बेटा, इस ट्रीटी को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मानने से इनकार कर दिया, और उसने बाकायदा जंग लड़ी इन ग्रीस के खिलाफ,
और बेटा उसने ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया था बेटा ये आर्मीनिया, और ये वाला पार्ट एनातोलिया, ये दोबारा इसने टर्की में शामिल करवाया। और वो जो थे, ये जो आप कह सकते हैं कि फ्रांस और रशिया को, जो फ्रांस और ब्रिटेन को जो अरब कंट्रीज थे, वो बोला ये तुम रख लो। लेकिन फिर एक और ट्रीटी साइनिंग, दैट इज ट्रीटी ऑफ लज़ैन, आर्मीनिया वाज रिटर्न टू टर्की। ये देखो आर्मीनिया दोबारा टर्की में आ गया। टर्किश टेरिटरी एनातोलिया वाज रिटर्न फ्रॉम ग्रीस एंड सीरिया, और ये वाला पार्ट जो ग्रीस ने और सीरिया ने अपने अंडर में ले लिया था, ये भी दोबारा टर्की को दे दिया गया। फॉर्मर ऑटोमन लैंड्स इन द मिडिल ईस्ट रिमेन ब्रिटिश एंड फ्रेंच मैंडेट कॉलोनीज। और ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे, इसमें सऊदी अरब भी शामिल था, ठीक है, इराक भी था, जॉर्डन भी था, सीरिया भी था। ये सब जनाब किसके पास? ब्रिटिश और फ्रांस के पास चला गया। तो बेटा यूँ समझो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1924 में बाकायदा खिलाफत को एबॉलिश किया, ठीक है, और फिर इस टर्की में जो जो एरियाज जो जनाब यूरोपियन की साइड पे थे वो दोबारा हासिल किए, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सीवियर्स एक बहुत बड़ा ब्लो था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ने अपने वादे के खिलाफ किया, और समझो ये ट्रीटी ऑफ सीवियर्स और लज़ैन इस चीज़ की तरफ इशारा थे कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा जा रहा है, बल्कि तोड़ दिया था। और फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने बेटा बाकायदा खिलाफत को एबॉलिश किया, जिसको मैं आगे पढ़ूंगा। और बेटा टर्की यूँ समझो इट वेंट अंडर द हैंड्स ऑफ होम, बेटा वो जनाब टर्किश ऑटोमन एम्पायर ख़त्म, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत अबॉलिश की, खलीफा को एग्जाइल किया, सुल्तान मोहम्मद 6, ठीक है। अच्छा जी, फिर बेटा एक और रिज़ल्ट आया। वो रिज़ल्ट क्या था कि लीग ऑफ नेशन बनाई गई। जैसे आज के यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई एट द एंड ऑफ WW1, ठीक है। और कोशिश की गई कि जो भी अब मैटर्स एंड डिस्प्यूट है वो निगोसिएशन के जरिए सॉल्व किए जाए। तो लीग ऑफ नेशन के अंडर में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की गई। ये आइडिया किसका था? USA का प्रेसिडेंट जिसका नाम था वुडरो विल्सन का आइडिया था लीग ऑफ नेशन का। इंटरनेशनल पुलिस फोर्स मेड अप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनी कंट्रीज वुड रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट वॉर, बेटा। और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में न्यूट्रल रहे थे, लड़े नहीं थे। तो लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन बेटा ये लीग ऑफ नेशन 1946 में ख़त्म हो गई थी, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्टैब्लिश हुई। ओके, अब बेटा ये सवाल तुम्हारे पास, ये वो पहला वादा है जो ब्रिटिश ने तोड़ दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया ने, उन्होंने कहा था कि हम इंडियंस को सेल्फ रूल देंगे। Why was India not granted self-rule by Britain in 1919? ये पहला वादा था, पहले ही वादा उन्होंने तोड़ा। कैसे तोड़ा? क्यों नहीं उन्होंने सेल्फ रूल दिया इंडिया को? तो सुनो गौर से। इंडिया was an economic hub for Britain and they did not want to lose trade with the India. India was an economic hub for Britain and they did not want to lose trade links with India. बेटा याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना, और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला जी कराची अगर है तो पाकिस्तान है, अगर कराची तबाह हो गया तो बेटा पाकिस्तान भी तबाह हो गया। क्यों? कराची पूरे मुल्क की 70% इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। 70% ऑफ होल पाकिस्तान जनरेटेड फ्रॉम हियर, फ्रॉम कराची। बिल्कुल इसी तरह बेटा इंडिया जो था वो ब्रिटेन एम्पायर के लिए, ब्रिटिश के लिए इकोनॉमिक हब था, और वो अगर इंडिया इंडियंस को दे देते तो बेटा उनके ट्रेडिंग लिंक्स जो है वो इंडिया से बिल्कुल कट जाते, और वो ऐसा नहीं करना चाहते। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटेन वाज सीवियरली वीकेंड आफ्टर WW1, स्पेशली इकोनॉमिकली। ठीक ठाक इन्होंने पैसा लगाया था, 15 लाख सोल्जर्स, बेटा उनको पैसे देना, तनख्वाह देना, सब कुछ करना, वेपन्स बनाना, वेपन्स इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ों में पैसा चाहिए। तो ब्रिटेन का समझो सबसे ज़्यादा पैसा लगा था वर्ल्ड वॉर 1 में, और वो इकोनॉमिकली वीक हो गए थे। ऑल कॉलोनियल नेशंस वर फेसिंग डिमांड्स।
जो दूसरी कॉलोनियल जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सब कह रहे थे हमें सेल्फ रूल दो भाई, क्योंकि सबके साथ वादा किया। So all colonial nations were facing demands for their colonies for independence in one form or another. लेकिन ब्रिटेन की नज़र में इंडिया क्या था? ज्वेल ऑफ द एम्पायर, सर का ताज था, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था। तो उसने सर दूसरे स्टेट्स को तो शायद इंडिपेंडेंस दे दी थी, लेकिन वो कहते थे नहीं भाई, हम इंडियंस को अगर इंडिपेंडेंस देंगे तो हम अपने सर से ताज उतार देंगे, ज्वेल ऑफ द एम्पायर। बेटा ये दो चीज़ें आई होप तुम्हारी समझ में आई। ये 7 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है। आखिरी 2 चीज़ें बेटा, बल्कि 3 चीज़ें। Britain's standing as a world power would be weakened if they gave self-rule to the Indians. मैंने क्या कहा था? ब्रिटेन जो था वो यूएसए से भी ज़्यादा पावरफुल था बेटा, वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड सुपर पावर था। और उन्होंने कहा अगर हमने इंडियंस को दे दिया तो हम जो वर्ल्ड पावर जो स्टैंडिंग है वो फॉरेन हमारी रेटिंग नीचे आ जाएगी बेटा। वी विल बी नो मोर द वर्ल्ड पावर। Strategically, India was important for the British Navy and British influence in the region. Therefore, British were reluctant to give to Indians' demand. कहते हैं ना, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेवी के हेडक्वार्टर्स थे, ब्रिटिश नेवी के हेडक्वार्टर्स थे, वे इंडिया थे। और इंडिया से तो ऑब्वियसली इंडिया को अगर आप मैप पे देखें, ज़्यादा हमारा पाकिस्तान उस वक्त उसी में था, ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से आप यूरोप, जहाँ से आप एशिया और इधर हम कह सकते हैं अफ्रीका, उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा ब्रिटिश नेवी और उनका इन्फ्लुएंस इस रीजन में था, ज़ाहिर बात है इसीलिए उन्होंने इंडियंस को इंडिया हवाले नहीं किया। आखिरी चीज़, there were many thousands of British people living in India who could not be abandoned. The BGI did not want to see lose their businessmen, missionaries and civil servants. बेटा हजारों लाखों ब्रिटिश लोग ऑब्वियसली आज से थोड़ी थे, पिछले 200 साल से थे, या शायद उससे भी ज्यादा। सारे अगर ब्रिटिश इंडिया को इंडियंस के हवाले करता है तो इसका मतलब है वो हजारों ब्रिटिश लोग, लाखों लोग जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, मिजोरीज यानी तबलीग कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की, या सिविल सर्वेंट है, नौकरियां कर रहे हैं, बेटा उन सबको भी अपने बिजनेसेस, अपने सिविल सर्विसेज सबको छोड़ना पड़ेगा, वापस लेके जाना पड़ेगा। तो लिहाजा इन सब फैक्टर्स की वजह से ये आपका आंसर बनता है, व्हाई वाज इंडिया नॉट ग्रांटेड सेल्फ रूल बाय ब्रिटेन इन 1990। इकोनॉमिकली वीक हो गए थे, इकोनॉमिक हब था इंडिया, ठीक है, और ब्रिटिश के हिसाब से जो जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी बेटा? इंडिया, क्योंकि उससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो अगर वो इंडियंस को देते हैं जी सेल्फ रूल, इट मींस दे विल लूज देयर इकोनॉमिक स्टेटस, दे विल लूज देयर वर्ल्ड पावर स्टेटस, ठीक है, और दे विल लूज देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड दे विल लूज देयर इम्पोर्टेंट नेवल बेस दैट वाज इन इंडिया। And the people, thousands of people who were working, in India, they were set in India, ठीक है, and there were some were businessmen, कुछ missionaries थे, civil servant थे। अगर ब्रिटिश इंडिया को सेल्फ रूल देता है तो इन तमाम लाखों ब्रिटिश लोगों को वापस कहाँ जाना पड़ेगा जनाब? टूवर्ड्स इंडिया, बस टूवर्ड्स यूके। और ब्रिटिश इसीलिए उन्होंने जनाब अपना वादा तोड़ा, पहला वादा तोड़ा और बेटा सेल्फ रूल। आगे कैसे बात? अच्छा, अब बेटा जब ट्रीटी ऑफ सीवियर्स आई तो बेटा अब ये मुसलमानों के लिए, और याद रखना उससे सबसे ज्यादा मुसलमान लिव इन इंडिया, और उनके लिए बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है जी। और सारे खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने का मतलब ये है कि मुसलमानों की जो होली प्लेसेस है, जिसमें मक्का मदीना टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसी तरह यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है, बेटा ये जा रही थी नॉन मुस्लिम के अंडर में। तो देखो ना कितनी शॉकिंग न्यूज़ है बेटा कि हमारी होली प्लेसेस नॉन मुस्लिम के अंडर, ब्रिटिश के अंडर में जा रही है। तो बेटा सबसे पहले दुनिया के मुसलमानों में सबसे पहले जो आवाज़ उठाई कि वो खिलाफत को बचाएंगे, टर्किश ऑटोमन एम्पायर को मेंटेन करेंगे, होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे,
तो बेटा ये आवाज़ उठाई गई तो भाइयों में जिनको हम हिस्ट्री में अली ब्रदर्स कहते हैं, दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1919। और वो दो भाई कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत है। और उनके साथ कांग्रेस के एक लीडर थे, मुसलमान थे, जिनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन मेन जो वर्किंग थी इस खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने में वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था खिलाफत मूवमेंट का? क्यों भाई फाउंड हुई थी? टू मेंटेन द टर्किश कैलिफेट, यानी टर्किश ऑटोमन एम्पायर को या खिलाफत को मेंटेन करना है। टू प्रोटेक्ट द होली प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम, जो खबरें ये आ रही थी कि ब्रिटिश और फ्रांस के पास जा रही है। टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर से टर्की में नहीं थी, मिडिल ईस्ट में थी बेटा, ईस्टर्न यूरोप में, उसको मेंटेन करना है। और बेटा एक और चीज़ थी जो यहाँ नहीं लिखी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया को प्रेशराइज करना है कि जो उन्होंने वादे किए थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, उन वादों को वो पूरा करें। लेड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। गांधी ने, मौलाना का अबुल कलाम आज़ाद, गांधी ने बोला कि मैं इसको मतलब सपोर्ट करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वादा था सेल्फ रूल का। तो गांधी ने बोला कि मैं सेल्फ रूल की वजह से सपोर्ट करूंगा इस खिलाफत मूवमेंट को, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको सत्याग्रह कहते हैं बेटा, वो जनाब करूँगा। ठीक है, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में करूँगा और उसमें मुसलमानों के साथ मैं जनाब काम करूँगा। ठीक है, अच्छा बेटा। तो खिलाफत मूवमेंट में बेटा सबसे पहले एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली में हुई, लेड बाय अली ब्रदर्स। और एक उनका टास्क ये था कि परसुएट करना है, प्रेशराइज करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कीप देयर प्रॉमिसेस, जो वादे उन्होंने किए हैं अबाउट मेंटेनिंग द टर्किश ऑटोमन एम्पायर। क्योंकि उन्होंने वादा किया था सेल्फ रूल देंगे, टर्किश ऑटोमन एम्पायर को नहीं तोड़ेंगे, खलीफा को नहीं हटाएंगे, लेकिन ये सब कुछ होने जा रहा था। तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस एक बुलाई गई, अली ब्रदर्स ने उसको लीड किया बेटा, और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया पे प्रेशराइज किया कि वो अपने वादों को याद रखे और टर्किश ऑटोमन एम्पायर को मेंटेन करे। ओके, अबुल कलाम आज़ाद एंड गांधी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस, इन दोनों का ताल्लुक कांग्रेस से था, इन दोनों ने कांग्रेस की तरफ से शिरकत की। गांधी होप टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम्स इन हिज नॉन वॉलेंट कैंपेन, जिसका नाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया, जिसको हम हिंदी जबान में सत्याग्रह कहते हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया, सत्या, व्हाट इज सत्याग्रह, व्हाट वाज सत्याग्रह। तो गांधी साहब बेटा जो नॉन वॉलेंट प्रोटेस्ट करते थे, जिसमें कोई फड्डेबाजी नहीं होती थी, स्ट्राइक करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, धरने देते थे, ठीक है जी, बायकॉट करते थे, तो उसको हिंदी जबान में सत्याग्रह कहते हैं। तो गांधी ने बोला ठीक है, हम हिंदू और मुस्लिम मिल के एक नॉन वॉलेंट कैंपेन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया। अब वो सत्याग्रह क्या थी बेटा? अच्छा, एक और चीज़ जो अबुल कलाम आज़ाद ने वार्न किया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम डेविड लॉयड जॉर्ज है, intended to punish Turkey for fighting against the Britain in the war। अभी ट्रीटी ऑफ सीवर्स अनाउंस नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है, जिसका नाम डेविड लॉयड जॉर्ज है, वो पूरा प्लान कर रहा है कि टर्की को पनिश किया जाए, और पनिश क्या थी कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म किया जाए। तो कॉन्फ्रेंस में एक रेजोल्यूशन पास हुई, एक डेलीगेशन बनेगा, वो डेलीगेशन जाएगा यूके और डेविड लॉयड जॉर्ज से मिलेगा और उसको बताएगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम सपोर्ट फॉर खलीफा, कि मुसलमानों की इंडिया में क्या सपोर्ट है खलीफा के लिए, और ब्रिटिश शुड कीप अप द प्रॉमिसेस व्हिच दे डिड बिफोर द WW1 इन इंडिया। चले साहब, ये वो खिलाफत मूवमेंट और सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। तुम याद करो, मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल में तुम्हें बताई थी स्वदेशी मूवमेंट, वो भी एक सत्याग्रह था, एक नॉन कॉपरेशन एक ऐसी थी कि वो बायकॉट था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी बेटा। हिंदूज ने बायकॉट किया था, उसमें मुसलमान शामिल नहीं थे, और सिर्फ ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट था। लेकिन बेटा ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, सत्याग्रह था, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे, उनकी यूनिटी पीक पर थी। और इसमें जो नॉन कॉपरेशन था, सत्याग्रह था, वो बहुत ही स्ट्रांग था बेटा। ठीक है, गांधी ने एडवाइस किया
ठीक है, द खिलाफत कमेटी सत्याग्रह इन अगस्त 1920। और किस किस चीज़ का बैकआउट था? पीपल अवॉइडेड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ब्रिटिश इन इंडिया। और उन्होंने फैसला किया वुड नॉट बाय और सेल द ब्रिटिश गुड, कोई ब्रिटिश गुड्स ना खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी। रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया ने इंडियंस पर टैक्स लगाया कोई टैक्स नहीं पे करेगा। वेंट ऑन स्ट्राइक, तमाम इदारों में जहां इंडियंस ब्रिटिश इदारों में इंडियंस काम कर रहे हैं वो सब स्ट्राइक पे चले जाएंगे। रिफ्यूज टू ज्वाइन द आर्मी, कोई ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन नहीं करेगा। और स्टूडेंट लेफ्ट द ब्रिटिश एजुकेशन, चाहे वो ब्रिटिश स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें तमाम कोई इंडियन जो है उसमें नहीं जाएगा। तो बेटा ये तो वो स्वदेशी मूवमेंट से अगर तुम इसको कंपेयर करो, एक बहुत बड़ा जनाब सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। और ब्रिटिश की नो डाउट दे शुक देयर फाउंडेशंस, उनकी टांगे हिल गई थी बेटा। एक तो हिंदू मुस्लिम साथ थे और हर चीज़ का बायकॉट था, तो ब्रिटिश का नो डाउट पूरी तरह बैंड बज गया था। ठीक है जी। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको हिंदी जबान में सत्याग्रह कहते हैं, और इसमें बेटा गांधी साहब ने लीड किया था और मुसलमान भी इसमें थे बेटा, सत्याग्रह बेटा। ओके, व्हाई डिड खिलाफत मूवमेंट फेल? अच्छा, ये जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं, यानी ये वाली कि ये दैट टेल यू द व्हाई वाज खिलाफत मूवमेंट फाउंडेड। अब हम आते हैं जी पहला फेलियर खिलाफत मूवमेंट का। मैंने बताया था ना, डेलीगेशन बना, वेंट टू इंग्लैंड, और इस बंदे से मिलने गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम डेविड लॉयड जॉर्ज था। अब द प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट एक्सटेंडेड बाय द खिलाफत डेलीगेशन। वो खिलाफत डेलीगेशन इंग्लैंड जाता है, मोहम्मद अली जौहर लीड करते हैं, और बेटा जब इस बंदे से मिलते हैं वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एंड इट फेल्ड विदाउट अचीविंग इट्स पर्पस। और जो पर्पस था कि इससे मिल के हम अपने जनाब सेंटिमेंट्स बताएंगे, तो बेटा वो सब उसको इग्नोर कर देता है। While the delegation was still in England, the terms of Treaty of Severus with Turkey was announced. और अभी डेलीगेशन इंग्लैंड में ही है और ट्रीटी ऑफ सीवियर्स की अनाउंसमेंट हो जाती है। और ट्रीटी ऑफ सीवियर्स के बाद समझो एक बहुत बड़ा जनाब कह सकते हैं, जो सत्याग्रह था वो और मजीद पीक पे पहुंच जाता है। तो पहला फेलियर खिलाफत डेलीगेशन का फेलियर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज रिफ्यूज टू लीड द डेलीगेशन, और ना वो बात मानता है ना कोई चीज़ को फॉलो करता है। और अभी डेलीगेशन इंग्लैंड में ही है। ट्रीटी ऑफ सीवियर्स वाज अनाउंस्ड। अच्छा, दैट मूवमेंट हिजरत मूवमेंट 1920 that was called by मौलाना अब्दुल बारी एंड अबुल कलाम आज़ाद इन 1920। और सिंध के NWFP और पंजाब के मुसलमानों को कहा जाता है तुम ऐसी जगह माइग्रेट कर जाओ वेयर यू कैन फॉलो योर रिलीजन। और इंडिया को डिक्लेयर किया जाता है दारुल हर्ब। तो बेटा हमारे सिंध, पंजाब और NWFP के वो मुसलमान जो ज़्यादातर पेजेंट्स थे, फार्मर थे, वो अपनी ज़मीनें बेचते हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं वो ख़त्म करते हैं, घर बेचते हैं। और 18,000 ऑफ देम वेंट टू अफगानिस्तान। उस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुस्लिम कंट्री था जहाँ ब्रिटिश डोमिनेशन नहीं थी, तो दे वेंट टू अफगानिस्तान। लेकिन इन द बिगनिंग 4,000 अफगानी गवर्नमेंट एक्सेप्ट वेलकम दीज रेफ्यूजीज, लेकिन लेटर ऑन 14,000 को वापस भेज दिया गया। कहते हैं इसमें कुछ रशिया चले गए थे, और बेटा जो वापस इंडिया आए तो उनके पास ना रहने को घर था, जेबें खाली थी। तो हिजरत मूवमेंट बेटा ये खिलाफत मूवमेंट का फेलियर का एक और सबब बनता है, दैट इज नोन एज हिजरत। ठीक है बेटा, आज मैंने तुम्हें अभी दो और रहते हैं बेटा, एक मोपला रिबेलियन है, ठीक है, एक चोरी चोरा इंसिडेंट है। ये इंशाल्लाह क्योंकि तुम्हारे क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, तो हम इंशाल्लाह क्लास का टाइम ख़त्म हुआ है 12:10 से 5:08, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको और फेलियर्स बता के इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। ठीक है बेटा, तो बेटा आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर लीजिएगा जो कि तुम्हारे पास सॉल्व है, बल्कि दो क्वेश्चन। एक 4 मार्क का क्वेश्चन है व्हाट वाज ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, एक ये करेंगे आप, और बेटा एक आप करेंगे ये वाला, Why was India not granted self-rule by Britain in 1919? ये दोनों क्वेश्चन आपके नोट्स में सॉल्व है।
तो प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो इसमें इंशाल्लाह आप ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वाई वॉज इंडिया नॉट ग्रांटेड स्टेट रूल बाय द ब्रिटेन इन 1990 एंड दिस क्वेश्चन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। बाय व्हाट वाज द ऑल इंडिया खिलाफत। जज़ाकल्लाह बेटा, और ख्याल रखिएगा। मुदब्बिर है, भाग गया बेटा, मुदब्बिर अगेन ran away, so inshallah meet you tomorrow, not tomorrow बेटा,